आदाब नाज़रीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज हम बात करेंगे राम मंदिर और अयोध्या इशू को लेकर। अब रोज बरोज बयानात की बौछार हो रही, बयानात बढ़ते ही जा रहे हैं। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे कि आखिर इस तरह की बयानबाजी इस इशू पर क्यों हो रही है। राम मंदिर तामीर के लिए मुख्तलिफ सतहों पर सरगर्मियां जारी हैं। वीएचपी धर्म संसद की तैयारी में जुटी है, तो शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे 25 नवंबर को अयोध्या दौरा करने वाले हैं। उधर इस मसले को अदालत से बाहर हल करने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। दावों और बयानबाजियों की झड़ी सी लगी हुई है। इस सिलसिले में शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। उद्धव कूच करने से कबल उन्होंने कहा कि हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार का उन्होंने नारा दिया है। तो राम मंदिर का इशू एक तरह से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर एक की जबान पर यही इशू है और हर जानिब से इस पूरे इशू पर एक तरह से चेमेगोइयां हो रही हैं। राम मंदिर तामीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में समाप्त करने की बात कही है, लेकिन मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही दिसंबर में राम मंदिर पर बिल ला सकती है। राम मंदिर पर बिल लाने के लिए बीजेपी अरकान पार्लियामान को ऐवान में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। 11 दिसंबर से पार्लियामेंट सेशन का सरमाई इजलास शुरू हो रहा है। यह सरमाई सेशन मोदी हुकूमत का आखिरी सेशन भी होगा, जिसमें मौजूदा हुकूमत राम मंदिर पर बिल ला सकती है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उससे पहले कोर्ट के बाहर जिस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं, इस पर सवाल उठता है कि क्या इन लोगों को, जो लोग कोर्ट से बाहर अब मसला हल करने की बात कह रहे हैं, क्या इन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है, या बीजेपी की एक मजबूत अलायंस और इत्तेहादी पार्टी शिवसेना जिस तरह से कह रही कि पहले मंदिर और उसके बाद सरकार, आखिर उसके इस बयान को किस तरह से लिया जाए। और अब शिवसेना के जो सरबराह हैं, शिवसेना के सदर हैं उद्धव ठाकरे, वो खुद 25 नवंबर को आने वाले 5 दिनों के बाद वो खुद अयोध्या जाने वाले हैं और वो अयोध्या का दौरा करेंगे और वहां पर राम मंदिर कैसे बने, तमाम हालात का वो जायजा लेंगे। यानी आने वाले दिनों में इस इशू को लेकर एक तरह से गर्माहट और बढ़ने वाली है। इसी इशू पर हम बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ नवाब मलिक साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं एनसीपी के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा नवीन श्रीवास्तव जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दोनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। नवाब मलिक साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। शिवसेना के उस बयान को कैसे देखेंगे? उन्होंने कहा कि भाई पहले मंदिर बाद में सरकार, इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि केंद्र की लगभग 5 साल की सरकार का कार्यकाल जो वक्फा है वो पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र में भी लगभग 4.5 साल होने आ रहे हैं जी। दोनों सरकारें जहां शिवसेना हिस्सेदार है, वो लोगों के मसाइल हल करने में पूरी तरह नाकाम हो गई। महंगाई इंतहा पर है, बेरोजगारी इंतहा पर है, किसानों के मसाइल हल नहीं हुए, और पूरी तरह से जो वादे दिल्ली की सरकार ने या महाराष्ट्र की सरकार ने किए थे, वो नाकामयाबी को छुपाने के लिए मंदिर के आड़ में छुपने का काम बीजेपी, संघ परिवार और शिवसेना कर रही है। हमें लगता है कि एक नारा हम सुनते थे कि जब जब चुनाव आते हैं कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं। लेकिन सुषमा स्वराज जी ने एक समय में जब उनसे पूछा गया कि राम मंदिर का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा था ये तो बैरर चेक था, एक बार भुना लिया, कितने बार भुनाएंगे। तो देश की जनता अब समझ चुकी है। अब देश की जनता पुकार नहीं कर रही है, वोट के भूखे पुकार कर रहे हैं कि मंदिर बने, मंदिर के नाम पे राजनीति हो रही। मंदिर बनना चाहिए, मंदिर का विरोध कौन कर रहा है? सही। लेकिन जो जगह मस्जिद गिराई गई, जहाँ पे इख्तलाफात हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है,
देश की जनता चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और जो फैसला हो वो लागू हो। ये देश की जनता चाहती है। वोट के भूखे मंदिर के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन नवाब मलिक साहब, अब शिवसेना उस पर जिस तरह की सियासत कर रही है, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे आने वाली 25 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं, वीएचपी उस पर सियासत कर रही है, आरएसएस उस पर सियासत कर रही है, ये जो चारों तरफ से इस इश्यू पर एक तरह से चेमेगोइयां शुरू हुई हैं, पॉलिटिक्स शुरू हुई है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि संघ परिवार, चाहे वीएचपी हो, बीजेपी हो, बजरंग दल हो, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनका एक अपना संगठन है। वो मोदी सरकार की नाकामियों को मंदिर के आड़ में छुपाना चाहते हैं। जहां तक उद्धव ठाकरे का सवाल है, वो अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ठीक। उन्हें लगता है कि मजहब के नाम पे जब सियासत होगी तो हम पीछे ना रह जाए, इसलिए सारी चीजें इस तरह आगे बढ़ रही हैं। लेकिन देश का आम इंसान, देश की आवाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में है, और जो वोट के भूखे हैं वो मंदिर के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी एक तरह से 2019 से पहले शिवसेना भी चाह रही कि इस पूरे इशू को भुना लिया जाए। नवीन श्रीवास्तव जी, जिस तरह से नवाब मलिक साहब कह रहे थे कि भाई कोई इशू बचा नहीं, डेवलपमेंट का नारा बीजेपी लेकर चली थी, उस डेवलपमेंट के नारे पर पूरी तरह से फेल हो गई, तो अब एक राम का ही सहारा बचा है, एक अयोध्या का ही सहारा बचा है, राम मंदिर का सहारा बचा है। तमाम इशू पीछे रह जाएंगे और राम मंदिर के इशू को आगे रखकर अब वो 2019 में आगे बढ़ेंगे। क्या सच्चाई यही है नवीन जी? देखिए, अभी मैं नवाब मलिक साहब की बात सुन रहा था। नवाब साहब ने कहा कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम एक थैली के चट्टे बट्टे हैं या नहीं, एक अलग विषय है। लेकिन नवाब साहब, आपके पार्टी की स्थापना ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा तत्कालीन सोनिया गांधी के विरोध में हुई थी, और आप उनके साथ एक ही थैली के चट्टे बट्टे सरकार के लिए बने कई बार, यह देश और दुनिया जानती है। रही बात जो आज के तारीख में जो लगातार विपक्ष यह बात कह रहा है कि 2019 के चुनाव नजदीक आए हैं, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से नवाब साहब से और सभी विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि वह कौन व्यक्ति था जिसने सर्वोच्च न्यायालय ने एफिडेविट देकर कहा कि 2019 तक इस मसले को टाल दिया जाए? वो कौन व्यक्ति था? वो कपिल सिब्बल कौन था जिसने इस बात की एफिडेविट दी थी? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 में इस देश में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी, तब से हमने गांव गरीब किसान के लिए जिस प्रकार की विकास की योजनाएं चलाई, उसका परिणाम रहा कि 6 राज्यों से आज हम 19 से अधिक राज्यों में सरकारों में हैं। नोटबंदी, जीएसटी, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला गैस योजना, यह विपक्ष को नहीं दिखता है। अभी नवाब साहब एक बात का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा महंगाई बहुत बढ़ गई। नवाब साहब, महंगाई, अगर आप आर्थिक आंकड़े देखें तो महंगाई 5% से कम ही लगातार वर्षों से बनी हुई है। भारत की विकास दर दुनिया में सबसे अधिक बनी हुई है कुछ समय को छोड़ के, आपको वह नहीं दिखेगा। आपने रोजगार की बात की, 12.5 करोड़ लोन इस देश में 4.5 वर्षों में स्वीकृत हुए स्वरोजगार के लिए। अगर 12.5 करोड़ लोगों ने स्वयं भी अपना रोजगार शुरू किया होगा बिना किसी सहायक के, तो 12.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। वह आप और आपकी जो थैली के चट्टे बट्टे कांग्रेस है, उसके नेता और लोग आज के तारीख में बेरोजगार हो गए हैं। असली मुद्दा क्या है? राम मंदिर, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बने, यह भारत और भारत के बाहर रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। और एक राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी है। अभी 29 अक्टूबर पर जब तमाम प्रकार की बाधाओं विपक्ष ने जो खड़ी की कि सुनवाई टाल दी जाए, ऐसे कर दिया जाए, वैसे कर दिया जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब स्वयं यह निर्णय लिया था कि 29 अक्टूबर से हम डे बाय डे हियरिंग शुरू करेंगे, और 29 अक्टूबर को इस मसले को यह कहकर टाल दिया गया कि यह अर्जेंट नहीं है, इससे कहीं न कहीं देश में रहने वाले लोगों की भावनाएं जरूर आहत हुई हैं। देखिए, हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं, जनता सर्वोपरि है, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो। ठीक है, बात पूरी हो गई। नवाब मलिक साहब जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं नवीन जी का? कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने जो टाला, उससे लोग जी ठीक है जी। नवाब मलिक साहब, ऐसा है
कि जो थैली के चट्टे बट्टे, हाँ हम हैं ना, एक विचारधारा के लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद लोकतंत्र, इसमें हमारा विश्वास है, हम एक विचार के लोग हैं, उसमें हम कहीं भागते नहीं। अब ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई, आंकड़े दिखा रहे हैं, विकास दर बढ़ गया, ये जो जगलरी है ना, ये आंकड़ों की जगलरी, ऐसा लगता है कि मटके का एक कारोबार था, रतन खत्री चलाते थे जो हर दिन आंकड़ा खुलता था। ये अमित शाह जी और मोदी जी आंकड़ों के जगलर हैं। रतन खत्री के यहाँ काम करते थे क्या ये? अब कहा जा रहा है कि 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश की आबादी 130-125 करोड़ की है, जिसमें 80 करोड़ जो है वो बालिग है, और अगर 21 साल के बाद लोन दिया जाता तो उनकी संख्या 70 करोड़ है इस देश में। इनकम टैक्स भरने वालों को हम निकाल दें, जिनको मुद्रा लोन नहीं मिल सकता, तो 60 करोड़ आबादी हो जाती है। अगर 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, इसका मतलब है कि हर परिवार में एक व्यक्ति को मुद्रा लोन दिया गया है। देश के हर गांव में आप पूछ लीजिए, कोई हाथ नहीं उठाता किसको मुद्रा लोन दिया गया। झूठ की आधार पे जो सरकारें चलती हैं, इस तरह के झूठे प्रचार करके, जिस तरह से हिटलर का प्रचारक गोबेल था, इसी तरह से गोबेल नीति पे भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के लोग काम कर रहे हैं। इस देश में मस्जिद गिराई गई 6 दिसंबर को, यह सच्चाई है। मामला न्यायालय में है, यह सच्चाई है। न्यायालय का फैसला सबसे ऊपर रहेगा, यह सच्चाई है। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानने की बात करते, वो हिंदुस्तान की जमहूरियत को नहीं मानते हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए वो खतरा है। देश की आवाम समझ रही है। मैं एक बात याद दिला देता हूं आपको, 6 दिसंबर 92 को मस्जिद गिराई गई, 1000 से ज्यादा दंगे इस मुल्क में हुए, 4 सरकारें बीजेपी की बर्खास्त की गई थी, चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की धरती पे बीजेपी को लोगों ने खदेड़ दिया, वहां पर सपा बसपा की सरकार बन गई। राजस्थान से खदेड़े गए, ये मध्य प्रदेश से खदेड़े गए। ले लीजिए मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करने का काम। 2019 में देश की जनता ऐसे खदेड़ेगी कि 50 साल सत्ता के नजदीक नहीं आ पाएंगे। ये सच्चाई है। डरा कर राजनीति नहीं होती। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो फैसला होगा कोर्ट का, अगर मंदिर के हक में आएगा तो मंदिर बने, मस्जिद के हक में आएगा तो मस्जिद बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुल्क के अवाम के मन में है और वो चाहती है कि जो फैसला हो उस पर अमल हो। डरा कर बाबा रामदेव डराएंगे कि रक्तपात हो जाएगा, खून रेजी हो जाएगी, माहौल बिगड़ जाएगा। हमें लगता है इससे भयंकर अराजकता कुछ हो नहीं सकती। कोर्ट का फैसला पे अमल हो, उसका आदर हो। देश आस्था से नहीं, आईन से, संविधान से चलता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। नवीन जी, जो चीज नवाब मलिक साहब ने कही है, वही मेरा भी सवाल है कि भाई कोर्ट का इंतजार आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? वीएचपी हो, शिवसेना हो, आरएसएस हो, सबने एक मूड बना लिया है, लग रहा है कि भाई नहीं, बस कोर्ट के बाहर ही यह मसला हल हो, और अगर नहीं होगा तो जबरदस्ती इस मसले को हल किया जाएगा। क्या वाकई में कोर्ट पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? नवीन जी देखिए, कोर्ट पर हमको अगर भरोसा नहीं होता तो इतने साल हम इंतजार नहीं करते, लेकिन आपको उसकी पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ेगी। आखिर इस देश के राम भक्त ये जानना चाहते हैं कि आतंकवादियों की फांसी रोकने के लिए आधी रात को जिस सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुल जाते हैं, वह करोड़ों लोगों की आस्था के विषय को अपने ही तय के हुए 29 अक्टूबर की डेट को यह करके 3 मिनट में उड़ा दिया कि अर्जेंट नहीं है। आखिर जनता जानना चाहती है कि अर्जेंट क्या आपके मैटर में आपके पास है? पी चिदंबरम की 7 बार जमानत करना आपके लिए अर्जेंट है? आपके लिए आतंकवादी की फांसी रोकने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोलना अर्जेंट है? करोड़ों लोगों की आस्था का विषय इतना बड़ा विषय अर्जेंट नहीं है? यह एक गंभीर प्रश्न उठाता है। गंभीर प्रश्न इसलिए उठता है कि कहीं ना कहीं कोलोजियम सिस्टम के माध्यम से जो लोग अपॉइंटेड होते हैं, जजेज लोग, वह अपॉइंट उस समय कोलोजियम सिस्टम में उस समय जो तत्कालीन विधि न्याय मंत्री थे, वही बाद में एक पक्षकार बनकर सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने एफिडेविट देके कहा कि 2019 के चुनाव तक इसको टाल दीजिए। और कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वही जो कपिल सिब्बल कहना चाहते थे वही दिखता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए आवश्यकता पड़ेगी राष्ट्र हित में, देश हित में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कड़ा से नहीं तो नवीन जी कोर्ट के बाहर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, कोर्ट के बाहर जो एक्टिविटीज हो रही हैं राम मंदिर को लेकर, अयोध्या इशू को लेकर, इस पर सरकार आखिर खामोश क्यों है? सरकार क्यों नहीं कह रही कि भाई कोर्ट का इंतजार किया जाए, कोर्ट के फैसले का? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सरकार राष्ट्रहित में जब जो उचित होगा वह निर्णय लेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST एक्ट पर भी एक निर्णय दिया था, लेकिन संपूर्ण समाज के हित में, राष्ट्र हित में सरकार उस पर ऑर्डिनेंस ले आके
उसको देश हित में उन्होंने लागू किया। कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि जब राष्ट्र हित में, समाज के हित में सरकारों को कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा नेतृत्व इतना परिपक्व है कि इस मुद्दे पर भी फैसला लेगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह में लगता है, अभी मलिक साहब कह रहे थे कि आप झूठे आंकड़े या इस तरह की चीजें करके कैसे प्रचार करके। मलिक साहब, नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला था जो बिना किसी वोट बैंक की परवाह किए, और उत्तर प्रदेश जो माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली की सत्ता पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के चुनाव सन्निकट थे और उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी और नोटबंदी पर मोहर लगाई। नवीन जी, 14 में 6 राज्यों से आज 19 से अधिक राज्यों में हमारी सरकार है। नवीन जी, तो हम नवाब मलिक साहब आपके पास आते हैं उससे पहले नवीन जी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं। शिवसेना का अभी बयान जारी हुआ कि भाई हम कोर्ट वोट को नहीं मानते हैं, राम मंदिर की तामीर अयोध्या में होनी चाहिए। शिवसेना का यह अभी बयान आया है। शिवसेना का कहना है कि हम कोर्ट वोट को नहीं मानते हैं। देखिए, आपकी ही अलायंस पार्टी है ये। पहले भी कहा कि जी मैं वही बिल्कुल अलायंस पार्टी है, राम भक्त पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। मैंने पहले भी कहा कि निश्चित रूप से 29 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से अयोध्या मामले पर सुनवाई करने से यह कहा कि इनकार किया कि यह अर्जेंट नहीं है। इस देश के में हर राम भक्त, हर कानून में और सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास रखने वाले व्यक्ति की भावना आहत हुई कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय का अर्जेंट का क्राइटेरिया क्या है, यह लोग आज जानना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उस फैसले से यह इस बात के संकेत मिले कि जो कांग्रेस के कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालय में कह रहे थे वही सर्वोच्च न्यायालय कर रही है। यह एक प्रश्नचिन्ह बहुत बड़ा लगा। अच्छा, यानी कोर्ट भी कपिल सिब्बल और कांग्रेस के इशारे पर चल रहे हैं। जी नवाब मलिक साहब, देखिए, ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के आईन को मानना। देश का आईन कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक देश है। ये तीनों व्यवस्था पे बीजेपी का पूरी तरह से भरोसा नहीं। इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश में मनुवादी व्यवस्था लागू करना, वर्ण व्यवस्था में धर्म अधिकारी निर्माण कर देना, एक विशेष जाति के लोगों का वर्चस्व हो देश के अंदर, बाकी गुलाम की तरह काम करे। ये सोच है संघ का। ये संघ के गोलवरकर जी ने कहा कि हम चतुर्वर्णीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। ब्राह्मण जो सर्वप्रिय है वही सब कुछ है, 7 खून उसे माफ है। ऐसी व्यवस्था को राष्ट्रवाद का नारा देने वाले लोग, हमें लगता है, देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको देश के कॉलेजियम पे, सुप्रीम कोर्ट के जज पर भरोसा नहीं तो आईन में है ना, लाइए ना प्रिविलेज उसके खिलाफ, उन जजों के खिलाफ हटा दीजिए। हिम्मत है तो आपको जो आईन है, संविधान है, सारे रास्ते दिए हुए हैं, आप लाइए उनके खिलाफ प्रिविलेज। आप दोनों सदन में पास करके जजों को हटा दीजिए कि आप गलत ढंग से काम करते हैं। हमें लगता है कि चुनाव के लेकर ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। आप धमकी देते हो कि खूनरेजी होगी। 6 दिसंबर 92 को हजारों दंगे हुए, लाखों लोग मरे, हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई, लेकिन उसी बीजेपी को हराने का काम यूपी ने किया था। आप कहते हो कि नोटबंदी के बाद आप चुनाव जीत गए। वोटों के बंटवारे ने आपको अलग अलग राज्यों में चुनाव जिताया है। अब वोट का बंटवारा नहीं होगा, सपना देखते रहिए। जब भी चुनाव होगा देश में सरकारों से लोगों को बेदखल करने का काम इस देश के अवाम करेगी। इस मुल्क के अवाम जो है वो सेकुलर है। कुछ ही लोग हैं जो अपनी बातों को देश की बात कह के पेश करना चाहते हैं। मनुवादियों की जो राजनीति है, जो उनका षड्यंत्र है, देश का सभी वर्ग जो समता मूलक समाज निर्माण करना चाहता है, धर्म और जाति की राजनीति से उठकर राजनीति करना चाहता है, ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद, ये मनुवाद है। ये देश की जनता जानती है। बिल्कुल। नवीन जी, अब जिस राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, जिस नेशनलिज्म की आप बात कर रहे हैं, तो क्या जो शिवसेना की तरफ से जो बयान आया है कि भाई हम कोर्ट पे हमें कोई भरोसा नहीं है, कोर्ट को हम नहीं मानते, क्या यही राष्ट्रवाद है? नवीन जी, देखिए, हमारा राष्ट्रवाद 130 करोड़ जनता, समाज के अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास का लक्ष्य, सबका साथ सबका विकास हमारा राष्ट्रवाद है। अभी नवाब मलिक साहब जो बात कर रहे थे, जिस प्रकार से अलायंस की सब मिल के लड़ेंगे, वोट नहीं बंटने देंगे। मलिक साहब, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की 1-2 घटनाएं बता दें। आपने जात, धर्म, पंथ, मजहब की बात की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में शहीदों की शहादत में जो मुआवजे दिए जाते हैं वो जात देख के की जाती थी। उत्तर प्रदेश में 2 पुलिस अधिकारियों की दुखद हत्या हुई।
एक के परिवार को 50 लाख रुपए 2 नौकरी, एक के परिवार को 20 लाख 1 नौकरी। यह आपके विपक्ष की और यह आपके सहयोगी दलों का राष्ट्रवाद है। और मैं बता दूं, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में नेता हैं। उन्होंने कासगंज में उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी, एक चंदन गुप्ता नाम के लड़के की हत्या हुई थी। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि हत्यारा नॉन मुस्लिम था। जो लोग शहीदों की शहादत को हिंदू मुसलमान करते हैं, जो लोग अपराधियों की जात देख के काम करते हैं, वह बात करेंगे राष्ट्रवाद की भारतीय जनता पार्टी के। हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। हमारी एक भी योजना ऐसी नहीं है केंद्र प्रदेश सरकार की जो कहीं जात पंथ मजहब के आधार पर विभाजन करती हो। लेकिन आप और आपके सहयोगी दल लगातार इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो बड़ा भाई है पार्टनर, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इतना भ्रमित है कि कभी यह कहता है कि मैं जनेऊधारी शिव भक्त ब्राह्मण हूं, कभी दबाव में आके कहता है कि मैं नरम या गरम किसी हिंदुत्व को नहीं मानता हूं। तो आप और आपके नेतृत्व में जो आपके बड़े भाई है, जो इस प्रकार से भ्रमित लोग हैं, आप देश को भ्रमित मत करिए जात पंथ मजहब के नाम पे। जात पंथ मजहब के नाम पे राजनीति करके परिवारवाद आपने बहुत चला लिया। सोनिया जी के बाद राहुल जी, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, मायावती के बाद आनंद कुमार, अजीत चौधरी के बाद जयंत चौधरी, शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले। यह अब देश में नहीं चलने वाला है। अब इस देश में एक ही राजनीतिक विचारधारा चलेगी जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास। ठीक है नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब 2019 से पहले मैं एक मिनट जवाब दे दूं। ठीक है आप जवाब दे दो, सवाल पूछ लेना जी। श्रीवास्तव जी को मैं बता दूं कि राम जन्मभूमि से 60 किलोमीटर दूर मेरा भी जन्म हुआ है। पहले गोंडा डिस्ट्रिक्ट था, बलरामपुर बन गया है। वहां पे उतरौला एक तहसील है, इटई रामपुर ग्राम सभा है, धुसवा नाम का गांव है मेरा, वहां मैं भी पैदा हुआ। चाहे मैं 59 साल में उत्तर प्रदेश के बाहर रह रहा हूं, लेकिन वहां पर किस तरह से ठाकुरवाद चरम सीमा पर है। जिस जात का सीएम उस जात का डीएम। ठाकुरों का आतंक कितना बढ़ गया है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता देख नहीं रही है? किस तरह से दलितों को, ब्राह्मणों को जिंदा जलाया गया। आपको पता है कि उसी फैजाबाद में ब्राह्मणों के घर जलाकर दर्जनों ब्राह्मणों को जिंदा जलाने का काम योगी की सरकार में किया गया। दलितों पे अत्याचार चरम सीमा पर है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तो राजनीति हो रही थी, लेकिन करेला नीम चढ़ा हो गया, उस पर ठाकुरवाद का चश्मा पहना गया है, उसमें कहीं ना कहीं मनुवाद का चश्मा पहनाया गया है। आप उत्तरवाद सरयू नदी से ही 60 किलोमीटर दूरी पे हों, वो भी झूठ हमने देखा कि सरयू का पानी कैसे लाल हो गया, ये भी अफवाह हमने सुनी थी। जैन टीवी के माध्यम से गलत वीडियो सर्कुलेट करके किस तरह बीजेपी का आगे राजनीति हुई, वो भी हमने देखा है। जो झूठ की राजनीति करते हैं, वो कैसे नैयर जी ने कैसे मूर्ति रखाई, कैसे ताला लगा, कैसे ताला खुला, 6 दिसंबर को कैसे मस्जिद गिराई गई, ये सारी चीजें हम जानते हैं। झूठ के आधार पर भावनाओं से ना खेलें। देश की अधिकांश जनता ये देश के आईन को सबसे ऊपर मानती है, धर्मनिरपेक्ष जनता है। मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के उन्मादी विचार के लोग हैं कि कोर्ट को हम नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते तो कह दो संविधान को नहीं मानते, चुनाव को नहीं मानते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह से देश नहीं चल सकता। अगर इस तरह की धमकी और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला देश होगा तो हमें लगता है देश पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वही भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। बिल्कुल। और नवीन जी, जो लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वीएचपी की तरफ से हो, आरएसएस की तरफ से हो, शिवसेना की तरफ से हो, खुद बीजेपी के अंदर बहुत से लीडर हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है? नवीन जी, आपको खुद पता है कि समाज का एक सेक्टर, एक तबका ऐसा है जो डर और खौफ महसूस कर रहा है आज के वक्त में। इस पर आखिर सरकार क्यों लगाम नहीं लगा रही है? समाज का कोई तबका न डर महसूस कर रहा है, न किसी प्रकार का उसके अंदर भय है। डर और भय उस समय था जब सरकारें चलती थी जाति विशेष के नाम पर। अभी नवाब साहब वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ आंकड़े बताए कि ब्राह्मण जला दिए गए, दलित जला दिए गए। अब दोष इनका नहीं है। हमारे यहां श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। संगत का असर पर उन्होंने लिखा था। और नवाब साहब उस पार्टी के संगत में है, सहयोग में है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आलू से सोना बनाते हैं। तो उसी प्रकार से झूठ की फैक्ट्री ये लोग भी चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में इनको ठाकुरवाद दिख गया, ब्राह्मणों के घर जला दिए गए। खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, 19 का इंतजार करके आप लोग खुश रहिए। इस देश की जनता जान चुकी है कि अब इस देश में जात पंथ धर्म मजहब के नाम पर परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने वाली है। लोगों को बांटकर आपने अपने और अपने परिवारों को जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने विकास किया है, वह इस देश की जनता अब नहीं करने वाली है।
देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों, आखिर आपने विकास किया था, आपने बहुत सारी चीजें की थी। हमारी सरकार आने के बाद हमको 10 करोड़ परिवारों को छत क्यों देनी पड़ी? 8 करोड़ उज्ज्वला गैस योजना क्यों देनी पड़ी? 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान योजना से हमें क्यों जोड़ना पड़ा? आप और आपकी सहयोगी सरकार ने अगर कुछ की होती तो इतना नहीं करना पड़ता। आपने सिर्फ अपना और अपने परिवारों का पेट भरा है, विकास किया है, क्योंकि आप लोग अंग्रेजियत से प्रभावित हैं। चैरिटी बिगिंस होम, यानी विकास यानी अच्छे काम की जब शुरुआत करनी है। नवाब मलिक साहब मेरा भी एक सवाल, नवाब मलिक साहब, नवीन जी का आप जवाब दीजिए, लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि जो राम मंदिर को लेकर 2019 से पहले जो सिनेरियो बन रहा है, जो तस्वीर बन रही कि भाई बीजेपी के अलग बोल हैं, उसकी सहयोगी पार्टियों के अलग बोल हैं, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, उनके अलग बोल हैं, यह वो तस्वीर क्या बन रही है, क्या सिनेरियो बन रहा है, इसे कैसे देखते हैं नवाब मलिक साहब आप? देखिए, ऐसा है कि यहाँ श्रीवास्तव जी चौपाई पढ़ रहे थे, रामायण की एक चौपाई में भी पढ़ देता हूँ। ढोल ढोर पशु और नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह की चौपाई पढ़ पढ़ के इनका दिमाग आसमान पर है और लोगों पर अन्याय अत्याचार करने का काम करते हैं। अरे राम मंदिर के नाम का कितना तूफान ले जाओगे? हमने तो 6 दिसंबर के बाद की राजनीति इस देश के अंदर देखी है ना। वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में राजनीति देखी है, वो इस माहौल से डरने वाले नहीं। 6 दिसंबर के बाद वाली जो नई नस्ल है इस देश के अंदर, जिसकी उम्र 25 साल से कम है, ऐसे मतदाताओं को भ्रमित करने का काम हो रहा है। जिन्होंने 6 दिसंबर 92 देखा है, उसके नुकसान देखे हैं, वो इनके झांसे में नहीं आने वाले। और हम तो 6 दिसंबर के बाद की राजनीति को देख रहे हैं। देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं की बड़ी संख्या है। ये कितना भी धर्म के नाम पे राजनीति कर लें, 2019 में सरकार से केंद्र में बेदखल हो जाएंगे। अब जो भी चुनाव होगा, बीजेपी की वापसी नहीं होगी, इनकी घर वापसी है कि जाओ अपने घर बैठो। सही बात है कि भाई पूरा मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद एक और बोल दूं, एक और बोल दूं। ऐसा है, इनको एक और मैं दोहा सुना देता हूं कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी, ले लो अपनी माला। भूख जो है वो भजन गाने से या कहीं जाप करने से भूख नहीं मिटने वाली। देश में सवाल रोटी रोजी, बेरोजगारी, बिल्कुल महंगाई, बिल्कुल डेवलपमेंट एक बड़ा इशू है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के जरिए ही हल हो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा, और इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नवीन श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।